गुड आफ्टरनून मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है जी। तो देखो हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग का कंप्लीट हो गया, बट एक क्वेश्चन बाकी रह गया है। वो करने के बाद आज हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा कंप्लीट है, उसमें एक क्वेश्चन बाकी है। वो करने के बाद हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो रह गया है वो वाला एक बार कर लेते हैं, उसके बाद जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि वाइज Clever and Dull were trading in partnership, sharing profit and losses 4:3:3 respectively. तो तीन पार्टनर है, वाइस, क्लेवर और डल, तीनों का रेशियो बोला है 4:3:3. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. तो इनका कैलेंडर ईयर फॉलो होता है क्योंकि इनका ईयर एंड होता है 31st दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आलिया। पार्टनरशिप में क्या प्रोवाइड किया गया, दैट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 8% per annum on कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ए फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर। यहाँ से यहाँ पहले समझना पड़ेगा। बोल रहे अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। गुडविल कब कब वैल्यू होता है, एडमिशन होता है तो वैल्यू होता है, डेथ होता है तो वैल्यू होता है, रिटायरमेंट होता है तो वैल्यू होता है, एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज करके कोई दूसरा रेशियो होता है तो वैल्यू किया जाता है अगर बिजनेस में गुडविल है तो, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस जो मिस है किसी का भी तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है, मतलब जो नहीं किया हुआ है जिनका। अब यहाँ गुडविल कैलकुलेट करने बोला है तो गुडविल का हम लोगों ने अलग अलग मेथड सीखा था। तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगाने बोला है, 3 years परचेज। 3 years परचेज इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट करना है, ठीक है। हमें ये मेथड फॉलो करना है। तो बहुत सारा मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें से हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में भी दो मेथड होता है, सिंपल और वेटेड एवरेज। तो अब देखेंगे इसमें सिंपल लगेगा कि वेटेड एवरेज, क्वेश्चन में खुद बताएगा कौन सा मेथड करना है। तो हमें बता रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का 3 years मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये होता है एट द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा ले, ठीक है। तो वो बोल रहा है अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ अप टू द डेट ऑफ द डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर। बोल रहा है वो प्रॉफिट लो जिस प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड पे 8% प्रॉफिट लेस किया हुआ है और फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, मतलब पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दे रहे हैं वो भी लेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हमें लेना है। लेकिन 3 years का जो प्रॉफिट लेना है वो कैसे लेना है, अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। वो दिखा रहे हैं हम ड्रॉ करके क्या बोलना चाह रहे हैं, द प्रॉफिट आर एज्यूम टू बी अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है कि हम लोग ये मान के चलेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि हर पूरे साल में प्रॉफिट इवनली इनकर हुआ है। इवनली का मतलब है कि अगर एक, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक पूरे एक साल का प्रॉफिट, जैसे मान लो 2024 का प्रॉफिट एग्जाम्पल के तौर पे है 1000 रुपया, ठीक है, 1200 रुपए। तो अगर इवनली थ्रू आउट द ईयर मतलब हर मंथ कितना है, बोलो। अगर इवनली थ्रू आउट द ईयर इसका मतलब अगर मेरा किसी एक साल, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया 2024 में, अगर प्रॉफिट मेरा 1200 है, ठीक है, तो फिर मेरा हर मंथ कितना प्रॉफिट है, 100। 100 करके डिवाइडेड बाई 12 होगा 100 करके, सही है। तो 100 100 100 यानी इवन है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगाना है। On 30th June 2019, Wise died and it was agreed on his death to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet। बोल रहा है कि 30th जून को वाइस का डेथ हो गया है, हमें क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करके एडजस्ट करना है।
और एक चीज भी बोला है कि गुडविल कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू से एडजस्ट करना है। देखो गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है, इन कैपिटल अकाउंट्स विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें गुडविल का कोई अमाउंट नहीं दिखाना है। ये एकदम डे वन में बोला था, टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होने आ रहा है कि एज 26 हमें कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रेज करने के लिए अलाउड नहीं करता है, मना करता है। ये सेल्फ जनरेटेड है, हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा ये गुडविल है। एकमात्र वही गुडविल हम लोग दिखा सकते हैं अपने बैलेंस शीट में जो हम लोगों ने किसी से परचेज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है इट वाज एग्रीड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ वर्क डन बाय ईच पार्टनर वुड बी 15,000 पर एनम। यहाँ बोला था ना फेयर रेम्यूनरेशन माइनस करने, तो वो तो 15,000 है। दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड 1,56,000, इस पे 8% करके हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लेवर एंड डल वेयर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप, ये तो वाइज तो नहीं रहे, तो बाकी दोनों जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे अपना पार्टनरशिप का बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली कैलकुलेट होगा आफ्टर द डेथ ऑफ वाइज। फॉलोइंग वेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोल रहा है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चार्ज किया हुआ नहीं है, और प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है 16, 17, 18, 19 का प्रॉफिट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल शोन द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बेसिकली हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद उसका एडजस्टमेंट दिखाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गुडविल अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गुडविल का जो फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट इज गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो हम लोग को क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन बता दिया, गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है वो सब हमें डिटेल्स में बता दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कैलकुलेट हो जाएगा लिखने से हमें गुडविल भी पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट इसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स। लेकिन ये कौन सा 3 इयर्स लेना है, क्या ऐसे 19, 18, 17, 16 कौन सा ले, तो उसके लिए देखो क्वेश्चन हमें क्या बोला है। किसी भी पार्टनर का अगर डेथ होता है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 इयर्स अप टू द डेट। 3 इयर्स का लेना है अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, अप टू द डेट ऑफ डेथ मतलब डेट ऑफ डेथ तक जो 3 इयर्स कंप्लीट होगा। देखो जैसे डेट डेट ऑफ डेथ क्या है 30 जून, तो हम एक वर्किंग नोट बना के समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग थोड़ा पेज हमें चाहिए, जगह रख देते हैं हम, ये वर्किंग नोट करके यहाँ समझाते हैं कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम ऐसे हमारे पास जितना प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम ड्रॉ करते हैं। देखो हमारे पास 16, 17, 18, 19 ऐसे करके प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे बना रहे हैं 16, 17, 18, 19। ठीक है, अच्छा अब ये 16 वाला ईयर कब शुरू हुआ है, ये कब शुरू हुआ है बोलो, ये शुरू कब हुआ है खत्म कब हुआ है, जब सिर्फ 2016 लिखा हुआ है। देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या है बोलो। स्टार्टिंग 1 जनवरी, एंडिंग दिसंबर। हाँ, ये कैलेंडर ईयर है ना, अगर 16 हुआ तो कैलेंडर ईयर, और अगर 16, 17 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है तो उसे हम लोग कौन सा ईयर बोलते हैं बोलो। दो ही तो ईयर होता है अकाउंट्स में, कैलेंडर ईयर और एक क्या होता है, और एक को क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो यहाँ पर देखो 1 जैन से ये शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को खत्म होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं 1 जैन को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को ये खत्म हो रहा है। ठीक है, अभी तुम लोग मत ड्रॉ करना, ठीक है, बाद में एकदम एंड में ड्रॉ करना। फिर ये 31 दिसंबर, उसके बाद वाला खत्म होगा 17 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 31 दिसंबर 18 को। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो एकदम एंड वाला 19 को। लेकिन अभी तुम लोग मत ड्रॉ करो, हम इसको थोड़ा सा चेंज भी करेंगे अभी तुम लोगों से पूछ के, तो फाइनल ड्रॉ जो होगा तब करना, हम बता देंगे। अच्छा अब बोल रहा है
कि हमें 3 इयर्स लेना है प्रॉफिट का कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इतना तो कंफर्म है कि 4 इयर्स नहीं लेना है। मैंने तो यहाँ 4 इयर्स ड्रॉ करके रखा है, बट मुझे क्वेश्चन बोल रखा है कि मुझे प्रॉफिट 3 इयर्स का लेना है, ठीक है। अब 3 इयर्स कैसे कैलकुलेट करना है, अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो मतलब डेट ऑफ डेथ तक 3 इयर्स लेना है, डेट ऑफ डेथ तक, इस इंग्लिश का मतलब ये होता है डेट ऑफ डेथ तक 3 इयर्स लेना है। तो डेट ऑफ डेथ कितना है, 30 जून 2019। तो मुझे बोलो 30 जून 2019 कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख सकते हैं, मतलब ये दिसंबर के आगे लिख सकते हैं, बोलो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। जून यहाँ पर आएगा ना, ये लास्ट वाले सर्कल में आएगा, बोलो लास्ट वाले सर्कल में आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट वाले सर्कल में आएगा ना 30 जून। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये डेट मान लेते हैं, सपोज कि ये मेरा 30 जून है, 30 जून 2019। तो मुझे अप टू 30 जून 2019 तक 3 इयर्स काउंट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बोला है कि अप टू द डेट ऑफ डेथ तक मुझे 3 इयर्स लेना है। तो इसका मतलब अगर ये डेट ऑफ डेथ है, इससे बैक में जाके मुझे 3 इयर्स कंप्लीट करना है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 30 जून 2019 तक मुझे 3 इयर्स लेना है, तो बैक में जाने से पहला 3 इयर्स कब लगेगा, सॉरी पहला ईयर कहाँ स्टार्ट होगा। क्या हम समझा पा रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 30 जून तक मुझे 3 इयर्स लेना है, मुझे 3 इयर्स ऐसे बनाना है जो एंड हो रहा है 30 जून को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा 3 सर्कल होना चाहिए। तो ये सर्कल कहाँ स्टार्ट होगा, ये कहाँ स्टार्ट होगा, ये कहाँ स्टार्ट होगा, ये मेरा क्वेश्चन। अगर कोई ईयर दिसंबर में खत्म होता है तो वो शुरू जैन में हुआ था, कोई अगर मार्च में खत्म होता है तो वो अप्रैल में शुरू हुआ था, तो अगर कोई जून में खत्म होता है तो वो कब शुरू हुआ था, ऐसे करके सोचो। जुलाई, 1 जुलाई। 1 जुलाई या 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई को शुरू हुआ था, 1 जुलाई 18 लिखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। मैंने लिख डाला, बट मुझे पूछना था तो, बट बाई चांस मैंने लिख डाला, बोलो 1 जुलाई 18 होगा कि नहीं। यस मैम। ठीक है। तो इसके आगे वाला फिर मुझे 3 साल ऐसे लेना है, तो इसके आगे वाला कौन सा शुरुआत क्या होगा, 1 जुलाई, के आगे 17। 17, फिर इसके आगे वाला 16, ठीक है। तो 6। देखो, हमें बोला है कि 3 इयर्स लेना है अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें 3 इयर्स लेना है, तो ऐसे काउंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना बोल सकते हैं। एक सेकंड, उनका क्लास नहीं है। ठीक है, देखो, तो हमें इस तरीके से प्रॉफिट को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, प्रॉफिट यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे थे ये सर्कल तुम लोग मत ड्रॉ करना, तो हमारा सर्कल ये बनेगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर दें, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, तो ये हम बता रहे हैं। तो हम लोग को मेन सर्कल ये बनाना है, ठीक है। तो चलो अब ये सर्कल को हम अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो ये स्टार्टिंग हो जाएगा 1 जुलाई 16, 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 18, और ये 30 जून 19, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यही 12 मंथ्स मानना है कि ये मेरा 12 मंथ्स है, ये मेरा 12 मंथ्स है, ये मेरा 12 मंथ्स है। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे, क्वेश्चन में बोला है तो ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में अगर आ गया है, तो अब हम ये पूछेंगे कि मुझे यहां से यहां तक का प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कौन से ईयर का चाहिए, 3 इयर्स का चाहिए। अगर 3 इयर्स नॉर्मल बोल देता तो हम लोग ऐसे काउंट कर लेते कि भाई स्टार्टिंग का 3 इयर्स, एंडिंग का 3 इयर्स, क्या चाहिए वो, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वहां पर हमें अप टू द डेट ऑफ डेथ तक बोला है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर हमें कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, फिर 12 मंथ्स का, इस पीरियड का प्रॉफिट, इस पीरियड का प्रॉफिट, इस पीरियड का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो, अगर 1716 से लेके 1717 तक का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, मतलब मेरे पास देखो क्या क्या प्रॉफिट है, 16 का है, 17 का है, 18 का है, 19 का है, और ये 16 17 18 कैसे शुरू हो रहा है, 1 से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो मुझे कहां से कहां तक का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 1 जुलाई 16 से प्रॉफिट चाहिए। तो क्या 67,200 का प्रॉफिट मुझे लेना पड़ेगा, अगर लेना पड़ेगा तो कहां से कहां तक का लेना पड़ेगा, मुझे 16 ईयर का प्रॉफिट कहां से कहां तक का लेना पड़ेगा। मैम जुलाई से दिसंबर तक लेना पड़ेगा। हाँ जुलाई से दिसंबर तक का लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई है तो जुलाई से दिसंबर तक का लेंगे ना। तो 2016 का हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 2016 का 6 मंथ्स का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। देखो अभी जो टाइम पीरियड बोला इनकी ने, जुलाई से दिसंबर, तो ये 6 मंथ्स होता है कि नहीं बोलो, तो हमें यहाँ पर कहां से कहां तक का लेना पड़ेगा, जुलाई से दिसंबर, ठीक है, ये देखो ना दिख रहा है। और बाकी का कौन से ईयर का कहां से कहां तक का लेना पड़ेगा, तब तो 12 मंथ्स होगा ना, मुझे इस तरीके से ईयर लेना है, क्वेश्चन बोल रहा है तो मुझे उसी तरीके से लेना पड़ेगा, कर क्या सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब बोलो ये टाइम पीरियड कहां से कहां तक का हो, इसके बाद वाला, जैसे दिसंबर खत्म हो गया, अब कौन सा ईयर लग रहा है, 31 January एक to हाँ, बोलो बोलो कोई भी एक चीज। अच्छा ठीक है, एक एक जन बोल लो। January to June. जैन टू जून, ठीक है, जैन टू जून कौन से ईयर का, ईयर बोलो यहाँ लिखेंगे ताकि 2017। 17. और ये भी 6 मंथ्स हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं, जैन से जून 6 मंथ्स होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से Yes. कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या लिखे बोलो, ये वाले सर्कल में क्या लिखे, अब तुम लोग बताओ, यहाँ पर भी मुझे 12 मंथ्स करना है बट ऐसे करना है, तो बोलो मुझे कौन कौन सा ईयर लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ 16 17 लिया, यहाँ पर 17 18 17 18 लेना पड़ेगा, ठीक है, 17 18 लेना पड़ेगा, और ये भी 6 6 मंथ्स होगा, चाहो तो तुम लोग चेक कर लो। तो 17 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर लेना जुलाई, तो से कहां तक ले सकते हैं, ये डेटा तो मेरे पास 17 का दिसंबर तक अवेलेबल है, तो दिसंबर लेंगे, और उसके आगे का क्या हो जाएगा, जैन से Let जून। अब ये तो December. सिंपल हो गया ना। हाँ एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर बाकी तो सेम वैसा ही प्रोसेस में चलेगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 18 और 19, ठीक है, तो 18 19, 18 कहां से शुरू होगा बोलो, जुलाई से दिसंबर, और ये वाला जैन टू जून, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा फर्स्ट ईयर जो है वो बन रहा है 1 जुलाई 16 से लेके यहाँ पर 30 जून भी चाहे तो लिख सकते, देखो एक जगह पे दो डेट तो हम लिख नहीं सकते, या तो 30 जून लिखो या 1 जुलाई लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले साल का प्रॉफिट ऐसे होगा। तो 2016 का मुझे 6 मंथ्स का प्रॉफिट लेना है, तो मुझे बता सकते हो कितना होगा, 2016 का पूरे साल का प्रॉफिट है 67,200, मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया 1200 रुपए, तो वैसे ही सोच के बोलो कि 67,200 अगर पूरे साल का है, मुझे लेना है इस ईयर का 6 मंथ्स, तो पूरे साल अगर एक ही तरह का प्रॉफिट है, मतलब हर मंथ एक ही जैसा प्रॉफिट है, तो मुझे कितने मंथ का प्रॉफिट चाहिए, 16 का कितने मंथ का प्रॉफिट चाहिए, लिखा हुआ है, बोलो कितने मंथ का चाहिए। 33 600 अरे बोलो कितने मंथ का प्रॉफिट चाहिए, 6 33,600 बोल रहे हो, हाँ सही बात है। ये देखो 67,200 ये पूरे साल भर का है, डिवाइडेड बाय कितना करें,
मैम 2 12 12 इंटू कितना करेंगे? 12 करने से पर मंथ का आएगा। मुझे इस साल का कितना मंथ का चाहिए? 6। 6 ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला जो है 17 का जैन टू जून चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करो? 17 का ये है, बोलो 75,600 है, कैसे कैलकुलेट होगा? पूरे साल भर का 75,600 है, बट मुझे जैन टू जून चाहिए, मतलब 6 मंथ्स का चाहिए, तो कैसे होगा? 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 सेम तरीके से होगा। ठीक है, तो अब बोलो कितना आ रहा है, बताओ तो कैलकुलेट करके। 37,800। हाँ, 33,600 और 37,800, तो टोटल करने से कितना आ जाएगा? 71,400। ठीक है, ये एक साल का निकल गया। अब हमें फिर दूसरा जो ईयर बनाए उसके हिसाब से निकालना है। दूसरा ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई 17 और खत्म होगा 30 जून 18 को। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट होगा बोलो? 1 जुलाई 17, तो मुझे जुलाई का प्रॉफिट देखना पड़ेगा। जुलाई का है 75,600, तो वही 75,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। ठीक है, और कौन से ईयर का लेना है? 18 का 6 मंथ्स का प्रॉफिट लेना है। तो 18 का है 72,000, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6। ठीक है, अब एक समझ में आया तो बाकी सब एज इट इज होगा। ये कैलकुलेशन सेम है, तो हम यहाँ से डेटा देख के लिखेंगे 37,800 होगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 72/2 मतलब 6, और ये 2 होगा, कैंसिल करने से ये हो जाएगा 36,000। तो ये टोटल करने से कितना हो जाएगा? 73,800। फिर 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19 तक। ठीक है, तो जुलाई वाला तो ये 72/12 इंटू 6 होगा। ठीक है, और जो 19 वाला है वो है हम लोग का 62,400। 62,400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, तो ये एक तो 36,000 होगा पहले वाला कैलकुलेशन, और ये देखना पड़ेगा कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, मतलब 3,1,2,0,0 ऐसे आ रहा है। तो ये हो गया 200 और 6 प्लस 1 7 3 3 6 67,200। ये हो गया हम लोग का 3 इयर्स का प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेट करने में काफी सारा झमेला हुआ, बिकॉज हमें दिया डेटा कुछ और तरीके से, हमें कुछ और तरीके से उसे कैलकुलेट करने बोला। अब जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो ये स्टार लगा के रख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि आएगा एग्जाम में, ऐसा ये सब एग्जाम में कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला प्रॉफिट जिसका ईयर एंडिंग हो रहा है, ऐसे लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन, ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2017। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग का पहला प्रॉफिट आ रहा है कुछ इतना 71,400। फिर ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2018, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, जो 18 में एंड हो रहा है ये वाला, इसका प्रॉफिट आ रहा है 73,800। 73,800 और ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2019, 67,200। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हम लोग टोटल करके देखते हैं कितना आता है 3 इयर्स का। तो 71,400 प्लस 73,800 प्लस 67,200, तो ये हो गया हम लोग का 2,12,400। ये 3 इयर्स का है। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज निकालने का मतलब होता है कि प्रॉफिट तो इतना 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 है, लेकिन हमें उसको एक डेटा से बताना है। एवरेज प्रॉफिट मतलब कोई अगर पूछेगा तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तो हमें प्रॉफिट पर एनम चाहिए, हमें 3 इयर्स का तो नहीं चाहिए। तो हम लोग एवरेज कर रहे हैं 3 इयर्स के प्रॉफिट को, तो एवरेज करने का मतलब एक डेटा होता है ना। तो 2,12,400, इसको अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो इसको डिवाइडेड बाई 3 करने से हो जाएगा। ठीक है,
तो डिवाइडेड बाई अगर 3 करेंगे तो इसमें हम लोग का आंसर आता है 70,800। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रॉफिट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से दो चीज माइनस करना पड़ेगा। एक तो बोला था पार्टनर को दिया गया रेम्यूनरेशन माइनस करना है, ठीक है, और एक बोला था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग माइनस करेंगे लेस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो पार्टनर को ईयरली कितना रेम्यूनरेशन, क्योंकि ये डेटा पर एनम का है तो हमें यहाँ पर सारा माइनस पर एनम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन दिया जाता है, बोल रहा है ईच पार्टनर को 15,000 पर एनम। ठीक है, तो फिर पूरे साल भर में रेम्यूनरेशन का खर्चा कितना होगा बोलो। नो, ईच पार्टनर को अगर 15,000 पर एनम दिया जाता है तो पूरे साल भर में रेम्यूनरेशन का खर्चा कितना होगा, 15,000 या कुछ और। अरे बोलो अभी। 45,000 हाँ 45,000 ठीक है। 15,000 पर एनम इंटू 3, 3 लोग हैं ना तो फिर 3 को देंगे तो थोड़ी ना 15,000 से कम चलेगा, 45,000। ठीक है, और लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है यहाँ पर दे दिया है, पढ़ के देखो। यहाँ पर बोला है कैपिटल इंप्लॉयड है 1,56,000। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8%। ठीक है, 8% ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि ये कितने, ये कोई एक पार्टनर का कैपिटल, ये टोटल कैपिटल है, इस पे 8% जाएगा। अब इंडिविजुअली पार्टनर लोगों को कितना जाता है उसका हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जैसे यहाँ दिया था तो हम लोगों ने 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कैपिटल इंप्लॉयड ओवरऑल बोला है तो 8% करने से जितना आएगा वो टोटल खर्चा है। बट हमें नहीं पता कि इंडिविजुअली पार्टनर लोगों को कितना जाएगा, वो हमें जरूरत भी नहीं, अगर नहीं भी पता है तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा क्योंकि हमें पार्टनर लोगों का कुछ थोड़ी ना कैलकुलेट करने बोला है। तो 1,56,000 इंटू 8%, तो ये हम लोग का हो गया 12,480। मतलब ऐसा सोच सकते हो ना कि इसमें फिर 3 क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये तो सारा कैपिटल बोल रखा है तीनों पार्टनर का। ठीक है, तो अब माइनस करेंगे 70,800 माइनस 45,000। गुड आफ्टरनून सुनील। 13,320, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, इसको बोला जाता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब ऐसा भी सोच सकते हो कि मैंने यहां से क्यों माइनस किया, क्या हम इंडिविजुअली करते तो होता, तो भी होता। मतलब हम ये कहना चाह रहे कि इस देखो हर बार इतना ही रेम्यूनरेशन लगता, हर बार इतना इंटरेस्ट और कैपिटल लगता। तो अगर हम इससे माइनस करते 45,000 और 12,480, इससे माइनस करते अगेन 45,000 और 12,480, इससे माइनस करते 45,000 माइनस 12,480, तो भी मेरा आंसर आता। और डिवाइडेड बाई 3 कर देते तो डायरेक्टली 13,320 आ जाता। देख लो कोई भी एक तरीके से किया जा सकता है। ये देखो 71,400 माइनस 45,000 माइनस 12,480, अगर हम लोग इंडिविजुअली हर एक प्रॉफिट से इसको माइनस करते तब भी होगा। ये देखो एवरेज करने के पहले 73,800 माइनस 45,000 माइनस 12,480, तो ये हो गया 16,320। 67,200 माइनस 45,000 माइनस 12,480, तो ये आंसर आ गया 9,720। ठीक है, अब ये तीनों का टोटल करो 16,320 13,920। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। देखो आ गया 13,320, एक ही बात है, लेकिन इसमें क्या होगा बार बार लिखना पड़ेगा। अब ये करना इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। अगर ये रेम्यूनरेशन अलग अलग होता और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग होता तो ये मेथड तुम लोग कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, ये एक ही जैसा है तो पहले एवरेज निकाल के एक एक बार माइनस करके हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। बाकी ये अगर जो है इस तरीके से ना होके
ये अगर इंडिविजुअली मतलब अलग अलग होता, मतलब 45,000 12,480 पहला बार हुआ, दूसरा बार कुछ और अमाउंट होता, तो हम लोग ये प्रोसेस पे नहीं जा सकते थे, देन हमें यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। तो एक में हम लोग एवरेज निकालने के बाद ये लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लेस अमाउंट है वो यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा है हर एक साल के लिए। और या फिर हम लोग इंडिविजुअली हर एक साल से लेस करके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल के, ये सारे एडजस्ट हो जा रहे हैं, फिर डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, या फिर इसका एवरेज निकाला फिर उसे एडजस्ट कर दिया, तो आंसर एडजस्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा चाहो कर सकते हो, किसी भी एक तरीके से किया जा सकता है, लेकिन टाइम भी तो बचाना पड़ेगा। तो अगर यूनिफॉर्म कैलकुलेशन है, मतलब एक ही जैसा डेटा हमें माइनस करना है, डिडक्ट करना है, तो फिर हमें यही वाला फॉलो करना चाहिए। हम लोग इतना बार लिख के फॉलो करें। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट। ठीक है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल हो जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, यहाँ लिख रखा है ना, तो यहाँ पर गुडविल हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 13,320, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 13,320, ये करने से आ गया 39,960, ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया गुडविल। ठीक है, अच्छा अब हमें कैलकुलेट इसके अलावा और क्या करने बोला है, हमें यहाँ पर बोला है कि कंप्यूट गुडविल, जो कि कंप्लीट हो गया, सो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसके लिए क्या एडजस्टमेंट होगा वो हमें करने बोला है। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जिन पार्टनर का डेथ हो गया उनका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। तो किसका डेथ हुआ था, वाइस का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डब्ल्यू बोल के लिख देते हैं, डब्ल्यू शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, क्योंकि डब्ल्यू का अगर डेथ हो गया तो अगर बिजनेस में गुडविल है तो उसे शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। तो गुडविल का वैल्यू आया है 39,960। अब इसमें से इनको कितना मिलता है, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो वाइस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4/10। ठीक है, 4/10। तो ये हो गया 15,984। ठीक है, इतना गुडविल इनको देना पड़ेगा। गुडविल का अमाउंट देगा कौन, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा। ठीक है, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कंसेप्ट है, तो गेनिंग पार्टनर। तो एक वर्किंग नोट नंबर 2 बना के चेक करेंगे कि बचे हुए पार्टनर में से गेनिंग कौन है। तो 3 पार्टनर है, वाइस, क्लेवर और डल। ठीक है, तो उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है कुछ इस तरीके से 433, मतलब 4/10, 3/10, 3/10। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वाइस के चले जाने पे, बोला था इक्वली ये लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऐसा ही यहाँ पर बोला हुआ था। ठीक है, कहाँ चला गया वो वाला लाइन, कहीं तो था यहाँ पर, वाइस इट वाज एग्रीड। हाँ ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किसका गेन है किसका नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे गेन स्लैश सैक्रिफाइस करते हैं। नॉर्मली पार्टनर चले जाने पे गेन ही होता है, सैक्रिफाइस नहीं होता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि अगर दोनों गेन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये देखो, पहले इसको 3/10 मिल रहा था। ठीक है, अब इसे कितना मिलेगा, अब इसे हाफ मिलेगा। ठीक है, तो ये गेन है, क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज 3/10 मतलब 30% होता है, 1/2 मतलब 50% होता है, तो फिर इसका मतलब इसका 20% का गेन है। ठीक है, तो ये परसेंटेज से दिख रहा है इजीली कि ये 20% का गेन है। 20% मतलब 1/5 होता है, तो इसका आंसर 1/5 आना चाहिए। 10 और 2 का एलसीएम 10 हो गया, 3 और ये 5 हो गया, तो ये देखो -2/10। ठीक है, 1/5 हो गया, ये आंसर 1/5 आ गया, 1/5 का गेन है। अब ये गेन है कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा ये वैल्यू के आगे जो साइन है वो साइन यूज हुआ है। ठीक है, मैथ्स में होता है ना -5 + 3, तो आंसर होता है -2। तो इसका मतलब माइनस माइनस क्यों आंसर हुआ, जो डेटा बड़ा है वो वैल्यू पुट होता है, वो साइन पुट होता है। तो हाफ बड़ा है इसीलिए माइनस पुट हुआ, तो हाफ तो मेरा न्यू वैल्यू है, तो इसका मतलब पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है। तो हम इस तरीके से करते हैं, फॉर्मूला में नहीं करते। ठीक है, मतलब न्यू माइनस ओल्ड ऐसा हम नहीं करवाते। ठीक है, तो अगर तुम लोग वैसा भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि, हो सकता है नहीं 12 में करते हो पार्टनरशिप, तो मे भी हो सकता है वैसे कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी हो जाएगा बिना फॉर्मूले के भी। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से वही
-2/10 तो -1/5, तो इनका भी हो गया गेन, सेम कंसेप्ट में। तो 1/5 गेन हुआ, तो जिन्होंने गेन किया है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है देना पड़ेगा, जो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो पहले निकालते हैं, गेनिंग रेशियो में कंपेंसेट करना पड़ेगा गुडविल के शेयर को जिनका डेथ हो गया उनका। तो गेनिंग रेशियो 1/5 मतलब 1:1, ठीक है। तो आधा आधा देना पड़ेगा, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर कितना शेयर आया था, 15,984 आया था शायद, वाइज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसका आधा कितना होगा देखो, 7,992, इतना इतना दोनों कंपेंसेट करेंगे, तो जो कंपेंसेट करेंगे उनका अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और जिसको मिलेगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2W's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही एडजस्ट करने बोला है, ठीक है। तो 2W's कैपिटल अकाउंट, डब्ल्यू को इतना मिल जाएगा, यानी वाइज का बात कर रहे हैं, और सी और डी कंपेंसेट करेगा, तो इनका अकाउंट डेबिट होगा, सीज अकाउंट डेबिट, डीज अकाउंट डेबिट 7,992, ठीक है। और नैरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, इतना लिखना काफी है। बीइंग गुडविल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, लेकिन एग्जाम में ऐसे G/W ये सब नहीं लिखना है, पूरा ही लिख के आना है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा था उसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर ये स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा इसमें लिखवा देते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो फिर क्या क्या एक्टिविटी हो सकता है फर्म में, एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या क्या कर सकते हैं, तो वो एसेट को रिवैल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी को भी कर सकते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच रिवैल्यूएशन transferred to old partner in old PSR। PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है PSR। मतलब अगर एडमिशन हो रहा है एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का, और अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया है, वो तो क्वेश्चन बोलेगा, पढ़ने से पता चलेगा। तो एसेट और लाइबिलिटी रिवैल्यूड होने से या तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। देखना पड़ेगा कि एसेट भी मान लो रिवैल्यू हुआ है, लाइबिलिटीज भी हुआ है, लेकिन उसका नेट इंपैक्ट क्या आया है। अगर नेट इंपैक्ट प्रॉफिट है, मतलब नेट इंपैक्ट प्रॉफिट तभी आ सकता है अगर एसेट का वैल्यू ज्यादा बढ़ा है और लाइबिलिटी कम हुआ है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ा है और एसेट कम हो गया है ओवरऑल में, तो फिर लॉस आएगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस जो भी आएगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये क्यों होता है कि ओल्ड पार्टनर को ही लेना पड़ता है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो तो इनकमिंग पार्टनर आने के पहले ही दिख रहा है, तो फिर वो एसेट लाइबिलिटीज बनाया किन्होंने, जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने बनाया, ठीक है। तो फिर उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उन्हीं को बिलोंग करेगा, इसीलिए ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, ठीक है। अगर वो रिवैल्यूएशन करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा। और एक गुडविल जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल among the old partner ब्रैकेट में sacrificing in their sacrificing ratio। और क्या होगा कि अगर बिजनेस में गुडविल है, गुडविल का वैल्यू किया गया है, तो जो इनकमिंग पार्टनर है उसको
गुडविल का शेयर लाने के लिए बोल सकता है ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, तब उसे गुडविल लेके आना पड़ेगा। तो वो जो गुडविल का शेयर लेके आएगा वो शेयर्स ओल्ड पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सिर्फ वही पार्टनर करेंगे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बाई चांस अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन में होता है, नॉर्मली गेन करने का सवाल नहीं, फिर भी अगर गेन कर रहा है तब नहीं होगा। ऐसा हम लोगों ने जो है छोटा छोटा जो क्वेश्चन देखा था वहां पर ऐसा आया था कि गेन भी हुआ तो जो गेन करेगा उसको नहीं मिलेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल का शेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट और क्या हो जाएगा, एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, किसी तरीके का प्रॉफिट या लॉस पहले से ही बैलेंस शीट में दिख रहा है बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, या फिर रिजर्व, ठीक है, या फिर रिजर्व और इसके अलावा, ठीक है, अभी रिजर्व ही लिखो, लाइंग इन बैलेंस शीट, लाइंग इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट लिखा है मैंने शॉर्ट में। ट्रांसफर, टी स्लैश एफ, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किसी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है बैलेंस शीट में, या लॉस पड़ा है, या रिजर्व पड़ा है, वो अगर बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है तो वो ट्रांसफर कर देना पड़ेगा हमें ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। फोर्थ हमें क्या करना पड़ेगा, एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पड़ा हुआ है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और फिफ्थ नंबर में एनी अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट और लॉस, अगर कुछ अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट या लॉस है वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, शुड बी रिकॉर्डेड। तो ये एक ओवरव्यू मिल गया कि अगर हमारा एडमिशन का क्वेश्चन रहे तो हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि एसेट का या लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं, वो तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। गुडविल का कुछ एडजस्टमेंट बोला है कि नहीं, तो क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो क्या होगा इम्पैक्ट, जो प्रॉफिट या लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल का एडजस्टमेंट जब होगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को जो है गुडविल का शेयर मिलेगा जो इनकमिंग पार्टनर लेके आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व जो भी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है वो पार्टनर लोगों में ट्रांसफर करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट लॉस है उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसको फॉलो करेंगे तो हम लोग एडमिशन का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं इलास्ट्रेशन 1, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है the following is the balance sheet of Ram and Mohan whose share profit in the ratio 3:2 as 1st Jan 2022। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये बैलेंस शीट है जिसमें ट्रेड पेबल, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट कब का बना हुआ है, जब राम और मोहन ये दोनों पार्टनरशिप में थे। ऑन दिस डेट श्याम वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। अब श्याम जो है इस डेट को 1st Jan को एडमिट होना चाहते हैं, मतलब इनके पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनको क्या लाना पड़ेगा, ऐसे ही तो कोई अपने बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाएगा। ही हैज टू पे 25 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो श्याम को ये कितने शेयर के लिए अपने बिजनेस में ले रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए ले रहे हैं। बदले में उनको क्या लाना है, ही हैज टू पे, उनको 25,000 रुपीज पे करना है कैपिटल के तौर पे, एंड और क्या पे करना है, 10,000 एज ई शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए 10,000 पे करना है, ठीक है। तो गुडविल का 4 केस था। तो गुडविल का पहला केस ये था कि पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल का शेयर कैश में ला सकता है, और वो गुडविल का शेयर कैश में लाया और पार्टनर लोगों ने ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लिया, ये कंडीशन होता है। ये तो पहला कंडीशन कि शेयर का पैसा जो है, गुडविल का पैसा जो है वो कैश में लाया और पार्टनर लोगों ने वो पैसा अपने अंदर ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और एक पॉइंट ऐसा होता है कि जो आ रहा है उसने प्राइवेटली गुडविल का पैसा पे किया,
गया तब कोई एंट्री नहीं करना होता है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो यहाँ तो प्राइवेटली नहीं बोला है। और एक चीज होता है कि पार्टनर अगर कैश नहीं ला पाता है तो फिर उसके लाए गए कैपिटल से वो एडजस्ट किया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि कैपिटल से एडजस्ट होगा। देखो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर तो बोला है 25,000 जो है कैपिटल के लिए लाएगा, ही हैज टू पे, पे मतलब पैसा दे रहा है इतना, ठीक है। एंड और क्या पे कर रहा है 10,000, मतलब ये गुडविल का शेयर ये कैश में ला रहा है, कितना ला रहा है कैश में 10,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसके बाद बनेगा 5:3:2। एसेट को रिवैल्यू किया गया है, कैसे रिवैल्यू किया गया है, बोल रहा है बिल्डिंग 25,000 कर दिया गया है, जो कि बिल्डिंग पहले था 18,000 का, ठीक है। प्लांट 12,000 कर दिया गया है, जो कि प्लांट पहले था 15,000 का। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है इन्वेंट्रीज 12,000 था और ट्रेड रिसीवेबल 9,500। इन्वेंट्री 12,000 किया गया, ये 12 भी था, पहले भी 12 अभी भी 12। ट्रेड रिसीवेबल में ये 10,000 था, इसको कर दिया गया 9,500 क्योंकि डाउटफुल डेट था। It was found that there was a liability for 1,500 for goods received but not recorded in the books, मतलब unrecorded liability मिल गया कि 1,500 का एक लाइबिलिटी जनरेट हुआ था। क्यों? क्योंकि गुड्स रिसीव किया था हम लोगों ने बट उसका रिकॉर्ड नहीं, मतलब सप्लायर से गुड्स लिया था उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया था, पेमेंट नहीं किया होगा, इसीलिए लाइबिलिटी बोल रहा है। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री रेडी करना है। ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। तो हमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बना के देना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। हम पहला एक बना के दिखाते हैं, पूछेंगे एंट्री हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ से एंट्री स्टार्ट करेंगे, जहां से हमें ट्रांजैक्शन दिया 1 2 3 4 इस तरीके से सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो पहला कौन से डेट पे श्याम एडमिशन ले रहा है, ऑन दिस डेट, मतलब 1 Jan 2022 का बात हो रहा है, तो 1 Jan 2022। तो सबसे पहले कैपिटल के लिए 25,000 लाया, बोलो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री। कॉमर्स का फर्स्ट एंट्री यही होता है, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री, बोलो क्या है। कैश टू कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा, मतलब कैपिटल तो होगा लेकिन सिर्फ कैपिटल लिखने से नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा, कैश टू श्याम्स कैपिटल। पार्टनरशिप में नाम लिखना पड़ेगा। बैंक लिख देते हैं। यहाँ देखो क्या लेजर है, बैंक है ना, तो ये पैसा आएगा तो कौन से लेजर में ऐड होगा, बैंक लेजर में ऐड होगा। तो क्योंकि यहाँ बैंक है तो हम बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 25,000 being capital introduced। अच्छा, इसके बाद श्याम ने और भी पैसा लाया है 10,000 गुडविल के लिए, तो उसका एंट्री क्या होगा, मैंने सिखाया था, एक बार बोलो जिन्होंने किया है कि क्या होगा एंट्री। बैंक टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश में लेके आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा लाना पड़ रहा है ना गुडविल के लिए। अगर इनके बिजनेस में गुडविल नहीं होता तो ये पैसा नहीं लाना, प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, ठीक है। अब ये गुडविल का पैसा लेके तो आ गए, अब ये पैसा लेगा कौन, बोलो ये पैसा कौन लेगा, तब तक हम नैरेशन लिख लेंगे। बीइंग कैश फॉर, बोलो ये पैसा कौन लेगा, ये 25,000 तो श्याम का ही रह जाएगा, उसका कैपिटल। लेकिन ये जो गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा आया, अभी तो लिखवाया, देख के बोला एटलीस्ट, अभी लिखवाया इतना बार। ओल्ड पार्टनर ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट डेबिट 10,000 टू हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का डेटा लिखना पड़ेगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा उसके लिए कि सैक्रिफाइसिंग कौन है। मुझे लगता है दोनों ही होगा, फिर भी एक बार देख लेंगे। कैसे देखेंगे? इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया है इसमें कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जगह रख देते हैं यहाँ पर। अगर दोनों ही हुआ तो ये 2 एंट्री और यहाँ पर नरेशन, लगभग इतना जगह लगेगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे नीचे वर्किंग नोट में तो पता चल जाएगा क्या होगा। इसके बाद का हम देखते हैं। इसके बाद बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, तो वर्किंग नोट बना लेंगे। पहले एसेट का रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। तो बिल्डिंग कितने का था? देखो हम यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग 18,000 का था। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग 18,000 का था, प्लांट मशीनरी 15। ये ऐसे इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आगे पीछे ना करना पड़े। ठीक है, तो बिल्डिंग 18,000 का था। बिल्डिंग का वैल्यू कितना किया गया है? 25,000। तो बोलो बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है? कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन हुआ है और वैल्यू ज्यादा हुआ है। तो ये रिवैल्यूएशन में अगर बिल्डिंग का वैल्यू ज्यादा हुआ है तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? अगर एसेट बढ़ना किसी के लिए लॉस है तो लॉस बोलो, अगर एसेट बढ़ना तुम लोगों को अच्छा लगता है तो बोलो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो अच्छा बात है ना, कौन सा लाइबिलिटी बढ़ रहा है? तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो ये हमारे लिए हो गया है प्रॉफिट। ठीक है, तो फिर क्या एंट्री होगा? बिल्डिंग बढ़ रहा है तो बिल्डिंग को क्या करोगे? डेबिट की क्रेडिट? अकाउंट्स में तो दो ही चीज होता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो बोलो बिल्डिंग डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट। डेबिट होगा, क्योंकि एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। व्हाट कम्स इन डेबिट? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, कितने से बढ़ा है उतने से एंट्री होता है। तो 25,000 हुआ है 18 से, तो बोलो कितना बढ़ रहा है? माइनस करोगे तो पता चल जाएगा। 7। 7,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखते, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन। ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के वजह से ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ताकि हमें पता चले कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है, कुछ बेच के हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टू रिवैल्यूएशन। बीइंग बिल्डिंग रिवैल्यूड, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड। ठीक है, अच्छा। इसके बाद और एक चीज रिवैल्यू हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 12 से 15 हुआ है। तो बोलो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? एंड 15 से 12 हुआ है। सॉरी 15 से 12 हुआ है। हाँ बोलो लॉस है कि प्रॉफिट है? 3,000 लॉस। 3,000 लॉस है। ठीक है, तो प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम हो गया है, तो फिर लॉस होने से रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो रिवैल्यूएशन में दिखाना है। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? देखो ऑल नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, रूल्स पता है ना तुम लोग को? बोलो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स क्या होता है? ऑल लॉसेस एंड डेबिट। और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर हम ऐसे पीसला सेम लिख रहे हैं। कितने से एंट्री करे बोलो? 15 से 12 हुआ, कितना कम हुआ है? 3,000। ठीक है, अच्छा। और एक चीज, इन्वेंट्रीज 12 यहाँ पर है, यहाँ भी 12 है। तो बोलो इसमें क्या इंपैक्ट हुआ? इन्वेंट्री पहले भी 12 था, अभी भी 12 है, तो इसमें कोई इंपैक्ट हो रहा है? नो। नहीं हो रहा है, तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। वो तो ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। इन्वेंट्री में कोई एंट्री नहीं करना है। अगर मेरा पहले भी 12 था अभी भी 12 है, ना तो कम हुआ ना तो ज्यादा हुआ, तो फिर किस चीज का एंट्री करें? ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा है कि 9,500 जो है कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 10,000 था। तो ट्रेड रिसीवेबल 10,000 था, अभी 9,500 करने के लिए बोला गया है। तो बोलो ये हमारे लिए प्रॉफिट का बात है कि मतलब अच्छा है कि बुरा है? मतलब अच्छा है तो प्रॉफिट, बुरा है तो लॉस। बोलो लॉस। प्रॉफिट। प्रॉफिट। अगर मेरा डेटर कम हो जाता है तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा?
मुझे पहले मार्केट से 10,000 मिलने वाला था, अभी मुझे मार्केट में 9,500 मिलेगा क्योंकि मेरा डेटा डाउटफुल है, तो प्रॉफिट कैसे? डाउटफुल डेट माइनस करते हुए इतना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग। जो भी हो, फाइनल अकाउंट्स छोड़ो, कंसेप्ट तो ये हुआ ना कि अगर ट्रेड रिसीवेबल मतलब मार्केट में बिजनेस करके जो पैसा मुझे मिलेगा, मुझे मेरे ट्रेडर से 10,000 मिलने वाला था, अब मुझे डाउट है कि 500 नहीं मिलेगा, 9,500 मिलेगा, तो मेरे लिए ऑब्वियसली लॉस है। तो मेरा एसेट कम हो गया, एसेट कम होना ऑब्वियसली लॉस ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू, क्या लिखना पड़ेगा, डेटर कम हो गया तो डेटर डेबिट होता है, डेटर कम होने से डेटर को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, टू ट्रेड रिसीवेबल। कितना लिखेंगे, बोलो कितना कम हुआ, 500, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमें और एक चीज बोला है, बोल रहा है कि हमारा लाइबिलिटी है 1500 फॉर गुड्स, गुड्स के लिए जो हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमें रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है। तो बोलो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी पहले 0 था, अभी हम लोग 1500 लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो एंट्री क्या होगा, ये लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट करना पड़ेगा? क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट होगा। तो क्या बोल के क्रेडिट करें, गुड्स परचेज के लिए बात है, तो गुड्स जिससे परचेज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर यहाँ पर कहाँ दिखेगा, यहाँ कोई लेजर है क्या, देखते हैं, ट्रेड पेबल में दिखेगा, ठीक है। ट्रेड पेबल का मतलब ही क्रेडिटर होता है, ठीक है। अभी क्रेडिटर से ज्यादा ट्रेड पेबल ये लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब बिजनेस में जो भी मेरा पेबल है उसमें क्रेडिटर भी आता है, बिल्स पेबल भी आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लेजर ट्रेड पेबल है तो वो मैंने लिख दिया। अब बोलो एंट्री का वैल्यू कितना करें, पहले तो ये 0 था और ये 1500 अभी हुआ, तो मेरा एंट्री कितने से होना चाहिए, यहाँ तो कुछ एडलेस वाला बात नहीं होगा, तो कितने से होना चाहिए? एडलेस तो तब होता है ना जब पहले इसका कुछ वैल्यू था, अभी इतना हो रहा है, तब हम लोग चेंज से रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो इसका वैल्यू 0 था, अनरिकॉर्डेड ना, 0 था, अब 1500 हुआ, तो फिर कितने से रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 15। 1500 से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए जगह रख दिया था क्योंकि 3 एंट्री हम लोग का ऐसा होगा, अगर तुम लोग को ना समझ में आए कि ये एक साथ होने वाला है, तुम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000, 1500 और 500। कितना हो रहा है, 500। बी asset reduced and liability recorded। अच्छा, अब बोलो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस, वो हमें चेक करना पड़ेगा, लिखवाए ना स्टार्टिंग में। तो बोलो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और तो रिवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ है नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। बोलो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट 7000, रिवैल्यूएशन डेबिट 5000, तो बोलो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ 2000। 2000, सही है। तो सिंपल सा है कैलकुलेशन, यहाँ पर 7000 क्रेडिट है, 5000 डेबिट है, तो नेट करने से जो वैल्यू ज्यादा है वही दिखेगा। तो 2000 दिख रहा है, 7000 और 5000, और क्योंकि 7000 क्रेडिट था, मेरा 2000 क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है ये। और हम क्या बोले, तो अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो पार्टनर लोगों को अगर प्रॉफिट मिलेगा, तो पार्टनरशिप में हर एक चीज कैपिटल के थ्रू से मिलता है। तो राम और मोहन जो ओल्ड पार्टनर थे, उनका कैपिटल प्रॉफिट मिलने से क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? प्रॉफिट का अमाउंट जब उनके कैपिटल में आएगा तो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बोलो, आजकल ऑनलाइन में तो बहुत ट्रांजैक्शन सबको ही करते हैं, करते ही है क्योंकि नॉर्मल बात हो गया है। तो जब पैसा आता है तो क्या लिखा हुआ रहता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड या क्रेडिटेड, और जब पैसा कटता है तब क्या लिखा हुआ रहता है, वही याद रखोगे तो एटलीस्ट हो जाएगा। अगर 11 12 भूल गए तो जर्नल एंट्री तो कम से कम ये इससे तो याद रख सकते हैं। क्रेडिटेड। क्रेडिट होगा, ठीक है। जब भी पैसा आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बोलता है, जब पैसा जाता है तो क्या बोलता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड। टू क्या हो जाएगा, टू राम्स कैपिटल
अकाउंट और 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट क्रेडिट था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। आया था आंसर रिवैल्यूएशन क्रेडिट ही आया था, लेकिन क्रेडिट डेटा को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो कितना आया था यहाँ पर लिख देते, 7000 माइनस 5000 करके 2000 आया था, याद रखने के लिए। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, तो 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो कितना होगा। $1,200 and $800. 1200 और 800 ये मैंने लिखा है बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अभी भी एक एंट्री मेरा इनकम्प्लीट है, वो मुझे करना पड़ेगा। इसके बाद हमें बोला था बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ राम, मोहन एंड श्याम एज ऑन कब का बनाना है, 1 Jan 2022। तो कितने सारे डेटा है हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, लगभग 5 डेटा मुझे दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और नीचे वर्किंग नोट पहले बना के एंट्री को कंप्लीट करते हैं। वर्किंग नोट 1 में हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो राम, मोहन और श्याम। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और 2/5। श्याम ने एंट्री लिया है, उसके बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बन गया है, 5:3:2 दे दिया है क्वेश्चन। तो 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किसका सैक्रिफाइस और गेन हुआ, तो हम A/D लिख रहे हैं। तो राम को पहले 3/5 मिलता था, अब 5/10 मिलेगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये हो गया 10, ये 6 माइनस 5, मतलब 1/10 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका मतलब 1/10 मेरा पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, 3/5, तो 3/5 बड़ा है, तो इसका मतलब पहले ज्यादा मिलता था, अभी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2/5 माइनस 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर भी एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1/10। तो ये भी सैक्रिफाइस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मतलब ये वाला डेटा, इसका मतलब बड़ा। ये कौन सा डेटा है, ओल्ड वाला, तो पहले ज्यादा मिलता था, तो ये हो गया मेरा अभी कम मिल रहा है, तो फिर सैक्रिफाइस। ठीक है, तो 1/10 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हो जाएगा 1:1, 1:1। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर 1:1 हो जाएगा, तो जो भी गुडविल का शेयर है वो ये अपने अंदर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फिर कितना हो जाएगा, 2 राम्स कैपिटल, दोनों को मिलेगा कैपिटल के थ्रू से। ठीक है, 2 राम्स कैपिटल और 2 मोहन्स कैपिटल। हमेशा जो भी लेना है ये कैपिटल के थ्रू से लेंगे, तो अब ये ले रहे हैं ये अमाउंट, तो इनका कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, तो 10,000 इंटू हाफ यानी 5,000, और 10,000 इंटू हाफ यानी 5,000, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट को रेडी करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है। अगर लाइबिलिटी साइड से देखें, ट्रेड पेबल 15,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड पेबल 15,000। तो बोलो यहाँ जो भी एंट्री हुआ, कहीं पर ट्रेड पेबल रिलेटेड कुछ एंट्री दिख रहा है, तुम लोग को ढूंढो, ट्रेड पेबल रिलेटेड कोई एंट्री दिख रहा है। यस मैम, 1500 का। हाँ, तो 1500 ट्रेड पेबल क्या हुआ है, क्रेडिट। ठीक है, तो ट्रेड पेबल का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट आइटम है, इसका वैल्यू बढ़ा है, तो 1500 इसमें क्या करना पड़ेगा, Plus. Add.
ऐड 1500 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16,500। अच्छा, फिर यहाँ पर राम्स कैपिटल, तो राम का कैपिटल पहले से था 20,000, तो राम्स कैपिटल पहले से यहाँ पर लिखेंगे 20,000। अब राम के कैपिटल में क्या क्या एड ऑन हुआ है, क्या क्या लेस हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो एंट्री देखो, पहले वाले में राम का कोई एंट्री नहीं है, सेकंड वाले में भी नहीं है, थर्ड वाले में है। राम्स कैपिटल 5,000 दिख रहा है, राम के कैपिटल में 5,000 क्रेडिट हुआ है। तो कैपिटल ऑलरेडी एक क्रेडिट लेजर है, उसमें और भी क्रेडिट हुआ है 5,000, तो 5,000 क्या करना पड़ेगा, बोलो। कुछ तो होगा, या तो ऐड या तो लेस, ऐड होगा। और यहाँ पर राम का कैपिटल फिर से 1200 क्रेडिट हुआ है, तो सेम कंसेप्ट के साथ ये भी यहाँ ऐड हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा 20 और ये हो गया 27,000, नहीं 26 हो रहा है ना, 27 हो रहा है कि 26 हो रहा है, 26,200। मोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल भी सेम तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोहन का कैपिटल में कितना था, 25,000, ठीक है। इनको और भी दो तरीके से कैपिटल में अमाउंट इनका क्रेडिट हुआ, एक तो इनको गुडविल का प्रीमियम मिला 5,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला 800, तो 5,000 प्लस 800 तो कितना हो जाएगा 7,000, ये 25 और 5 30,800 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इन लोग का हो जाएगा 30,800। अच्छा, अब और एक पार्टनर आ जाएगा, वो भी लिखना पड़ेगा, श्याम, ठीक है। नया बैलेंस शीट में तो श्याम भी आएंगे, तो श्याम का कैपिटल, अब श्याम का कैपिटल तो ओल्ड बैलेंस शीट में तो कुछ दिखेगा नहीं, तो नया बैलेंस शीट में क्या आएगा वो डिपेंड कर रहा है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो बोलो श्याम के कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे, एंट्री देखो ना, कहाँ श्याम का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, क्या हुआ है, उसी के हिसाब से लिखेंगे। 5,000 इंट्रोड्यूस्ड हुआ है सर। हाँ, सिर्फ 25,000 इंट्रोड्यूस हुआ है, हो गया, और तो कुछ नहीं। तो इधर वाला कंप्लीट हो गया। अब इधर देखते हैं, बिल्डिंग 18,000 था, ठीक है, बिल्डिंग था 18,000। अब बिल्डिंग का वैल्यू में कोई चेंजेस हुआ था, हाँ हुआ था, हम लोगों ने देखा था, हुआ था। बिल्डिंग का वैल्यू में 7,000 डेबिट हुआ है, तो फिर 7,000 क्या करोगे, एसेट खुद एक डेबिट आइटम है और उसमें और डेबिट हुआ है 7,000, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। ऐड, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का 25,000। बड़ा है ना बिल्डिंग का वैल्यू, तो 18 था और 7 हुआ है, तो बड़ा है बोल के तो डेबिट किया हो, तो वो तो अकाउंट्स का रूल्स होता है कि एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 था, प्लांट एंड मशीनरी पहले 15,000 था, अब उसका वैल्यू में क्या चेंजेस लाया गया है, 3,000 क्रेडिट हुआ है। तो एसेट क्रेडिट होने का मतलब क्या है, एसेट का वैल्यू बढ़ा कि घटा, देखो चाहो तो तुम मैम लोग यहाँ से देख के, हाँ देखो चाहो तो तुम लोग यहाँ से देख के भी आंसर लिख सकते हो, बट कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। तो अगर एसेट देखो, ये तो गोल्डन रूल है, हम ये बार बार क्या होता है, एसेट अगर हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो ये 3,000 गोज आउट हुआ है तो ही क्रेडिट हुआ है, तो 15,000 से 3,000 गोज आउट तो क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंट्री, तो बोलो इन्वेंट्री को कितना लिखना चाहिए, पहले भी 12 था बाद में भी 12 था, तो कितना लिखे, 12,000। 12 भी लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद है हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का था 10,000 और बोला है कि पीबीडीडी, मतलब यहाँ पर दिया था कि प्रोविजंस करना है, क्योंकि बैड डेट इनको डाउट है कि इतना रुपए इनको नहीं मिलेगा, मतलब 9,500 इन्होंने कर दिया क्योंकि इनको डाउट है कि कुछ पैसा इन्हें नहीं मिलेगा, तो इन्होंने अपना डेटर का वैल्यू 9,500 किया है, तो कितने से डेटर को कम किया था, देखो हम लोगों ने एंट्री किया था 500 से, ठीक है। तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट यानी पीबीडीडी कितने का क्रिएट हुआ, 500, तभी इन्होंने अपना वैल्यू जो है कम करके कितना दिखा है 9,500। अब रहा बैंक, ठीक है, तो बैंक में पहले से कितना था, बैंक में पहले से था 5,000, ठीक है। अब बैंक में कुछ आया है कि नहीं चेक करो, तो यहाँ दिख रहा है बैंक डेबिट हुआ है, तो बोलो 25,000 क्या करें, मैम ऐड
ऐड होगा, और फिर 10,000 भी बैंक डेबिट हुआ है, तो कितना कितना ऐड होगा? एक बार 25 और एक बार 10,000, और कुछ नहीं था बैंक भूल के, ठीक है। तो 25 और 5 30 और ये 10 40,000। अब दोनों साइड टोटल करके देखो टैली हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर गलत हुआ। 16,500 प्लस 26,200 प्लस 30,800 प्लस 25,000 98,500 25,000 देख लेते हैं, माइनस करते हैं, जीरो आ जाएगा तो फिर इधर भी उतना ही है। ठीक है, 98,500। तो देखो ये बेसिक रूल्स तो देखो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अकाउंट्स का बेस है ना, ये तो अभी हम नहीं सिखा सकते हैं कि गोल्डन रूल से करे हो या बचपन में, या फिर जो है मॉडर्न अप्रोच से करे हो, सभी में एक ही बात होता है, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उसमें मॉडर्न अप्रोच में होता है लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट, एसेट बढ़ने से डेबिट जो है, और घटने से क्रेडिट, घटने से क्रेडिट हो जाएगा, ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो किसी भी एक तरीके से तो याद तो रखना पड़ेगा कि हमारा रूल्स क्या है, क्यों अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 2 में शुरू करने के पहले मुझे एक नोट लिखवाना है, ठीक है। फिर हम बताएंगे क्यों वो नोट लिखवा रहे हैं, तो पहले एक नोट लिखेंगे। इफ क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन है, ठीक है। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स एनी और ऑल, ठीक है, इस चीज को हाईलाइट कर दिया, एनी और ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू बी सेम आफ्टर एडमिशन और रिटायरमेंट एटसेट्रा, देन पॉइंट 1 यहाँ पर ये हाईलाइट करना है, टू बी सेम आफ्टर, ठीक है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट is prepared for the item to be prepared as it is। फिर नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर खत्म हो गया। पार्ट 1, पार्ट 1 revaluation as it is, as it is। पार्ट 2 रिवैल्यूएशन, रिवर्स ऑफ रिवैल्यूएशन, ऐसे लिखो, रिवर्स ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवर्स ऑफ रिवैल्यूएशन। इसमें लिखना है हाइफन देके, प्रॉफिट एंड लॉस here in old PSR in old partner, और इसमें लिखना है PL
share in new ratio in all partner among नहीं लिखो, including incoming partner, including incoming partner. Next, point 2, PL will be distributed as it is and cancelled in new ratio. Cancelled in new रेशियो. ठीक है, समझ में आएगा क्या लिखे हैं. उसके लिए पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये जो नोट लिखे ये हमें कब काम आने वाला है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखो बोल रहा है कि A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. तो दो पार्टनर थे A B, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 था. उसके बाद बोला है द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 ये दे रखा है. बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल है, कैपिटल है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक. अब यहाँ बोला है कि 1/4/2022 को उन्होंने सी को एडमिशन लिया. सी को क्या लाने के लिए बोला, सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर. तो सी कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है. वो क्या ला रहा है, 50,000 कैपिटल के लिए ला रहा है, तो ये कैश में ला रहा है ऑब्वियसली, और 10,000 हमें बोला है गुडविल ला रहा है. अब ये कैश में ला रहा है कि नहीं ये भी कैसे पता, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है अगर आगे जाके क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोले कि गुडविल को एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू से, तो हम लोग मानेंगे कि वो कैश में नहीं ला पा रहा है. तो आगे अगर वैसा रहा तो मानेंगे कैश में नहीं ला पा रहा है, अदरवाइज इसको हम लोग मानेंगे कि ये कैश में ही ला रहा है. ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में देखो कैपिटल तो कैश में ही लाता है, लेकिन गुडविल कभी कभी अगर नहीं ला पाता है कैश में तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट होता है. लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर हमें ये जो है नीचे बता देगा कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट होगा. तो अगर क्वेश्चन में नीचे ऐसा कुछ नहीं बताया तो फिर ये कैश में ही ला रहा है, ये मानना है. फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल पे 2% क्रिएट करना है. तो ये रिवैल्यूएशन है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें अपना ट्रेड रिसीवेबल को 2% से कम करना है, तो रिवैल्यूएशन है. तो बोलो इस रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है. अब लॉस है. ठीक है, क्योंकि हमारे अपने डेटर को कम करना है. इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है 10% से, ये भी रिवैल्यूएशन है. बोलो इसमें भी प्रॉफिट है कि लॉस है. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब एसेट, लॉस है. ठीक है, एसेट कम होने का मतलब लॉस है. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को 2,40,000 में रिवैल्यू करना पड़ेगा, प्लांट को इतने से, फर्नीचर को इतने से, ऑफिस इक्विपमेंट को इतने से. अब ये सब में प्रॉफिट है कि लॉस, उसके लिए मुझे यहाँ से डेटा चेक करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि 2,40,000, ठीक है, तो वो देख लेंगे बाद में. ठीक है, कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो ये चेक कर लेंगे बाद में, नहीं तो ये आगे पीछे करना पड़ेगा. फिर बोल रहा है कि पार्टनर एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन, हाँ ये पॉइंट आ गया. पार्टनर एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन सेम and as such there should not be any change in their book value as the result of the above mentioned adjustment. मतलब क्या बोल रहा है, ये एडजस्टमेंट करो. पार्टनर लोग बोल रहे हैं ये सब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है. क्या क्या एडजस्टमेंट, सी को एडमिशन लेंगे, सी को कैपिटल का पैसा लाने बोल रहे हैं, गुडविल का पैसा लाने बोल रहे हैं, प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, डेटर को कम करेंगे, इन्वेंट्री के वैल्यू को कम करेंगे, ये सब एसेट्स को चेंजेस करेंगे इतने इतने से, सब एडजस्टमेंट कर सकते हो. बट एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू रिमेन सेम, मतलब एक ही जैसा मुझे रखना है, चाहे कितने भी एडजस्टमेंट कर लो, मेरा एसेट लायबिलिटीज का वैल्यू जो था मुझे वही रखना है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एसेट लायबिलिटीज दिख रहा है, फ्री होल्ड, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एक्सेप्ट बैंक. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल ये कैपिटल भी नहीं होता इसमें. ठीक है, तो ये एसेट लायबिलिटीज का मतलब ये सब, बैंक नहीं होगा इसमें इंक्लूड. ठीक है, बैंक के अलावा. तो बोल रहा है कि जितने भी एसेट लायबिलिटीज है वो हमें एज इट इज रखना है.
ठीक है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए इन देयर बुक वैल्यूज। तो बुक वैल्यूज मतलब क्या होता है, जिस वैल्यूज से ये बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। तो बोल रहा है कि बुक वैल्यूज में हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, लेकिन हमें एडजस्टमेंट भी करना है। अब ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहीं से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। लाइक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को इन्होंने 2,40,000 किया है, ठीक है, तो इनका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पहले से था 2,00,000, ठीक है। अब अगर ये अपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 2,40,000 करना चाहते हैं, तो मुझे बोलो ये अपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं, कितने से? सही है, बढ़ाना चाहते हैं, कितने से बढ़ाना चाहते हैं? 40,000। 40,000 से, ठीक है, बढ़ा तो देंगे, 40,000 से बढ़ा देंगे, बट इनको बैलेंस शीट जो नया बनेगा ना, उसमें ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सॉरी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये इन्हें 2,00,000 का ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सारे एडजस्टमेंट करो, बट मुझे मेरा प्रॉपर्टी वही चाहिए जितना बुक वैल्यू में था, यानी 2,00,000 नहीं चाहिए। तो अब बोलो कि अगर हम 2,00,000 का वैल्यू बढ़ाते हैं 40,000 से, ठीक है, अगर हम 2,00,000 का वैल्यू बढ़ाते हैं 40,000 से, ठीक है, 2,00,000 का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं 40,000 से, तो ये 2,40,000 हो जाएगा। अगर मुझे इस, अब ये बन जाता है 2,40,000, अगर मुझे इसको 2,00,000 में फिर से ट्रांसफर करना है, तो मुझे इसमें क्या ऐसा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करे कि ये 2,00,000 बन जाए, ये बताओ। 2,00,000 में 40 ऐड कर दिया तो 2,40,000 हुआ, बट मुझे 2,00,000 ही रखना है, तो मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करे मैथमेटिकली कि वो 2,00,000 ही हो जाए? मैम एक बार ऐड करके और एक बार लेस कर देंगे, तो हम हाँ। लोग यहाँ पर फिर से 40,000 लेस कर देंगे। अगर ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का वो घूम फिर के 2,00,000 ही आ जाएगा। बट यहाँ तो मैथ्स नहीं करना है, अकाउंट्स करना है। तो ये 40,000 ऐड कैसे हुआ था? क्योंकि हम लोगों ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट को किया था डेबिट, ठीक है। तो अब अगर मुझे फिर से 40,000 से कम करना है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कितने से डेबिट या क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, बोलो? डेबिट करने से तो बढ़ेगा ना, एसेट है, तो क्या ऐसा करे कि वो कम हो जाए? अकाउंट्स के हिसाब से बोलो, मैथ्स के हिसाब से। क्रेडिट कर देंगे, डेबिट करके एक बार क्रेडिट। क्रेडिट कर देंगे, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोल के 40,000 से क्रेडिट कर देंगे, तब ये उतना ही दिखेगा। तो अब देखो मैंने जो नोट्स लिखवाया था वो पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स एनी और ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज टू बी सेम आफ्टर एडमिशन और रिटायरमेंट एटसेट्रा, देन, तो वो पॉइंट आ गया कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी एसेट या फिर सारे एसेट्स या लाइबिलिटी सेम होने चाहिए एडमिशन या रिटायरमेंट के बाद, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है? तो हम लोग जो रिवैल्यूएशन करते हैं उसका नाम होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ओनली रिवैल्यूएशन हम लोग नहीं बनाते, हम लोग बनाते मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब ये बनता कैसे है, वही लिखवाया है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन नॉर्मल करना है जैसे हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसे हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद फिर रिवर्स रिवैल्यूएशन करना है। रिवर्स रिवैल्यूएशन ही तो हुआ, ये देखो पहले हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाया, फिर प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दिया। तो बढ़ाया, जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन हमें बोला गया था, तो नॉर्मली जो बोला जाएगा हम लोग उसके बाद उसका एक स्टेप और करेंगे जिसमें उसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम लोग ऑपोजिट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर किसी चीज को डेबिट किया था तो फिर से क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किया था तो डेबिट करेंगे, फिर रिवर्स रिवैल्यूएशन करेंगे, इसको बोलते हैं। उसमें जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो हम लोग सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर, और न्यू रेशियो के साथ वो करना है, और यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ करना है, ठीक है। और पीएल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इट इज एंड कैंसिल इन न्यू रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर कुछ रहा तो, और उसे न्यू रेशियो में, अगर कुछ पीएल रहा, मतलब बैलेंस शीट में अगर कुछ पीएल रहा तब ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, अगर प्रॉफिट दिखता तो ये पॉइंट हम बता देते, वैसे बता दे रहे। अगर कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो उसे हमें पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर न्यू पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर नेट करके दिखाना पड़ेगा। बट ये अभी हम नहीं बोल रहे क्योंकि अभी आया नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम बता देंगे कैसे करके करना है।
तो अभी हमारे पास जो पॉइंट है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, हमें पढ़ के समझना पड़ेगा। तो क्या पढ़ के समझ जाओगे कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है? अगर क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि सब एडजस्टमेंट करना है बट पार्टनर लोगों को ना अपना एसेट लायबिलिटीज को एज इट इज रखना है जैसा पहले से था, तो फिर हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो हमें बोला यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर एंड शो द बैलेंस शीट। ठीक है, हमें कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है, बैलेंस शीट बना के दिखाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन वो वर्किंग नोट में भी हमें बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा। तो हम इसको वर्किंग नोट में नहीं बना रहे अभी। ठीक है, मतलब उतना वर्किंग नोट वगैरह नहीं करके सीधा यहीं पर कर लेते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के दिखाते हैं तुम लोग को, देखो कैसे बनेगा। अकाउंट बनाना है, ठीक है। अभी हमें अकाउंट बनाने बोला है ना, देखो रिवैल्यूएशन तो बनानी नहीं बोला है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है और बैलेंस शीट। हमारा मेन सोल्यूशन ये होगा। लेकिन बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी दिखाना पड़ेगा ना, तो वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अब चाहे वर्किंग नोट में बनाना पड़े वो बात अलग है। तो चाहो तो तुम लोग यहाँ वर्किंग नोट बन लेगी तो ठीक है, क्योंकि हमें बोला नहीं है कि रिवैल्यूएशन बनाओ। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तो हम लोग वर्किंग नोट बना के करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो मेमोरेंडम कब बनेगा इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त। ठीक है, तो अच्छा रिवैल्यूएशन देखते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में हम लोग का पीबीडीडी क्रिएट करना है 2% का। तो पीबीडीडी क्रिएट करेंगे तो हमारे लिए लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। कितने का क्रिएट करने बोला है? बोला है देखो 2% क्रिएट करने के लिए। तो 2% डेटर पे क्रिएट करना है, डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल। तो 25,000 पे 2% कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या रिवैल्यूएशन करने बोला है? इसके बाद बोला है हमें इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन करना है। तो इन्वेंट्री कम होगा तो एसेट कम होने से हमारे लिए लॉस, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेंट्री हो जाएगा। एसेट कम होने से क्रेडिट होगा, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। 10% से इसके वैल्यू को कम करना है। तो इसका वैल्यू था कितना कि हम लोग 10% से कम करें? 30,000। तो ये कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बोला है कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000 करना है। तो हम लोगों ने देखा वो 2 लाख था, तो 2,40,000 हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट हो जाएगा। $40,000 से। ठीक है, बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हुआ। अच्छा प्लांट 35,000 करना है। पहले प्लांट कितना था? 40, 35 करना है, मतलब कम करना है। कितने से? 5,000 से। कम होने से लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट। अच्छा फिर उसके बाद प्लांट के बाद फर्नीचर 25 करना है। तो फर्नीचर पहले था कितना? 20 था, 25 करेंगे मतलब बढ़ाना है तो प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, एसेट डेबिट होगा। फर्नीचर डेबिट तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000। ठीक है, 5,000 से बढ़ जाएगा। तुम लोग चाहो तो माइनस कर करके लिख सकते हो, हम लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये था हम लोग का 2,40,000 माइनस 2,00,000। ठीक है, ये हम लोग का 25 माइनस 20। ये हो जाएगा हम लोग का 40 माइनस 35। फर्नीचर बन गया। ठीक है, इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 25 है, इन्होंने कितना करने के लिए बोला है? 27,500 बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, एसेट बढ़ रहा है तो ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का 27,500 करने के लिए बोला गया है। पहले ये था 25,000, मतलब 2,500 से हमें इसको इंक्रीज करना है बस। और किसी तरीके का हमारे पास रिवैल्यूएशन का डेटा नहीं है। अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो इधर ही ज्यादा होगा तो देख लेते हैं 40,000, 45, 47,500। ठीक है, तो 47,500 माइनस हो जाएगा 8,500। तो 500 500 तो न्यूट्रल हो गया। 8,000 माइनस होने से कितना हो जाएगा? 47 से 7 होने से 40 होता तो 39,000 होगा। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल।
टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है, ए है और बी है। ठीक है, ए बी नाम था। ठीक है, ए और बी, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहा, 3:2। तो 3/5 और 2/5 में ट्रांसफर होगा। तो देखते हैं कितना होगा 3/5 करने से। $23,400 माइनस 39 करेंगे, 15,600। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट। अब क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है तो इसका पार्ट 2 भी होगा, रिवर्स रिवैल्यूएशन करेंगे। तो वो कैसे होगा, सिंपल कुछ नहीं, बस देख देख के जो डेबिट है उसे क्रेडिट करना है, जो क्रेडिट है उसे डेबिट करना है। तो 2 पीबीडीडी को करना है बाई पीबीडीडी, फिर करना है बाई इन्वेंट्री, बाई प्लांट। और क्यों करना है मैंने समझाया, ताकि जितना से बढ़ा था जो चीज वो उतने से कम हो जाएगा, या फिर जो जितने से कम हुआ था वो उतने से बढ़ जाए। टू फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, फिर ये हो गया टू फर्नीचर, टू ऑफिस इक्विपमेंट। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस, ऑब्वियसली ये वैल्यू इधर आए तो ये लॉस का साइड दिखेगा 39,000। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा, जितना यहाँ पर हुआ था 47,500, सेम डेटा है ना, यहाँ पर भी होगा 47,500। लेकिन ये रिवर्स जो हम लोगों ने किया, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने जो रिवर्स रिवैल्यूएशन किया इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ है प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो न्यू रेशियो में सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लॉस आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर हो जाएगा अभी, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी 3 पार्टनर हो गया। तो यहाँ पर इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हमें दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ वर्किंग नोट 2 बना के कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी और सी, ओल्ड था 3/5 और 2/5। ठीक है, और न्यू सी कितने के लिए आया है, सी 1/5 के लिए आया है। ठीक है, तो सी का जो 1/5 है, अब सी का 1/5 चले जाने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा, देखो लेट टोटल हम लोग मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का ही पोर्शन है 1, आफ्टर फीस एडमिशन कितना बचेगा, 1 माइनस 1/5, 4/5। ठीक है, ये किसको बिलोंग करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ए को बोल ही रहे कि हमारा टोटल प्रॉफिट में से 1/5, सॉरी सी को बोल रहे 1/5 मिल जाएगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी को मिलेगा। लेकिन बचा हुआ प्रॉफिट ए बी अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हमें वो चीज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो फिर जो ओल्ड रेशियो होता है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5। ठीक है, तो पुराना जो रेशियो उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी ए का नया जो वैल्यू है वो हो जाएगा 12/25, बी का हो जाएगा 8/25। ठीक है, तो ये हो गया। और सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो भी अगर निकालना है तो देख लेते हैं क्या होगा। तो ये 3/5 पहले था, अभी मिल रहा है 12/25, चेक करते हैं कितना आ रहा है, 15 माइनस 12 मतलब 3/25, और पहले मिल रहा था 2/5, अब मिल रहा है 8/25। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी 2/25। तो देखा जाए तो ये दोनों केसेस में हमारा ये सामने वाला वैल्यू बड़ा है, उसी के हिसाब से आंसर आया, तो सैक्रिफाइस। ठीक है, तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो हमें मिल गया। तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, न्यू पीएसआर 12/25 इज टू 8/25 इज टू 1/5। इसको भी हमें 25 करना है, क्योंकि रेशियो में वैसे बेस बराबर नहीं होगा तो कैसे आंसर आएगा। तो ये हम लोग मैथ्स में भी कर रहे हैं, 12:8:5। ठीक है, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3/25 इज टू 2/25। दोनों साइड से 25 हट गया, 3:2 हो गया। तो ये मैंने निकाल दिया।
अब हमें चाहिए क्या, हमें 12:8:5 चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग ये निकाल सके कि लॉस का कितना कितना ट्रांसफर होगा। तो 12:8:5, तो 12 बाई कितना हो जाएगा, 12/25, 8/25 और 5/25, ठीक है। तो 39,000 है लॉस, 39,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 39,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18,720। फिर डिवाइड 12 कर लो, सेम डेटा मिल जाएगा, इंटू 8 कर लो, पता चल जाएगा कितना होगा, 12,480। अब फिर से डिवाइड 8 कर लो, तो ये 1560 आ गया, इंटू 5 कर लो फिर से, तो 7,800 ये हो गया। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो हमें करने बोला था, मतलब जो करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हम लोगों ने किया। तो अभी तक वर्किंग नोट पे ही चल रहे हैं, हमें मेन आंसर किया नहीं है, ठीक है। मेन आंसर में हमें कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, ये लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो कैपिटल जो है वो ब्रॉट डाउन होगा, तो बाई बैलेंस बी डी, ठीक है। तो ए और बी का ही होगा क्योंकि ओल्ड वही दो है, तो उनका ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अच्छा, और क्या होगा, यहाँ क्या एंट्री होगा देखो, यहाँ पर सी ने 50,000 कैपिटल लाया, तो उसका एंट्री क्या होता है, बैंक टू सीज कैपिटल। तो ये सी का कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई बैंक, ठीक है। सी के अकाउंट में चला जाएगा कितना, सी के अकाउंट में चला जाएगा 50,000, ठीक है। अच्छा, फिर गुडविल लाया है कितना, 10,000, तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब वो चाहे तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग हुआ था, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल है 10,000, ये ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3/5 और 2/5 में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6,000 और ये कितना हो जाएगा 4,000। तो इसका एंट्री क्या होता है, दिमाग में घुमाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आफ्टर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा हम लोग का एज कैपिटल, टू हो जाएगा हम लोग का बीज कैपिटल, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट है, तो उसमें हम लोग फिर क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,000 और यहाँ पर 4,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो वो एंट्री यहाँ पोस्ट कर दी। उसके बाद रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का यहाँ पर एक बार प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग का कितना है, 23,400 और 15,600, 23,400 और 15,600, ठीक है। और जो लॉस है वो इधर चला जाएगा डेबिट साइड में, तो 18,720, 12,480, 7,800, यही वैल्यूज था, देख सकते हैं, ठीक है। ये पुट कर दिया। अब हमें क्लोज करके देखना है कि कितना क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं कितना आ रहा है, तो 2 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख, ये 6,000, 2,29,400 आ रहा है। ये हो जाएगा 1,19,600 और ये 50,000। तो यहाँ पर बैलेंस में ये नहीं, ये तो 50 नहीं आएगा, ये हम लोग का लॉस इनको भी बेयर करना पड़ा, तो ये 40,200 होगा, ठीक है, चेक कर लेना 50,000। और ये हम लोग का 2,29,000 था, 29,400, ये था 1,19,600, तो माइनस करके देखना पड़ेगा ये वाला 2,29,400, 18,720, तो ये हो गया मेरा 2,10,680 और 1,19,600 माइनस 12,480, तो ये हो जाएगा 1,07,120। तो ये हम लोग का निकल गया कि कितना कितना कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब हमें बोला था बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट आसान है,
तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट आसान इसीलिए है क्योंकि बैलेंस शीट देख देख के लिखोगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल, फ्री होल्ड में 2 लाख में 40,000 ऐड हुआ, देन 40,000 लेस हो गया, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना रहेगा? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख ही रहेगा, ठीक है। वही तो रखना था, इसी वजह से इतना झंझट किया। प्लांट 40,000 ही रह जाएगा, तो देख सकते हो जितने से कम या ज्यादा हुआ है फिर रिवर्स उतना ही हुआ है, तो ये भी उतना ही रह जाएगा। फर्नीचर 20,000, जैसा था वैसा ही रहेगा, बस देख देख के लिखना है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट ये भी जितना था उतना ही रह जाएगा। 25,000, इन्वेंट्रीज 30,000, इन्वेंट्रीज 30,000, ट्रेड रिसीवेबल, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल है 25,000, ठीक है। मैंने बोला था कि बैंक पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो बैंक का चेंजेस हमें देखना पड़ेगा। तो बैंक पहले था हम लोग का 10,000, और बैंक किस चीज का आया? उन्होंने जो कैश लाया कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, तो कैपिटल का 50,000 और गुडविल का 10,000, तो टोटल हो जाएगा 70,000, ठीक है। और इधर हो जाएगा ट्रेड पेबल, ये देखो जैसा था वैसा ही रहेगा 50,000, और कैपिटल, कैपिटल कितना कितना आ जाएगा अभी जो हम लोगों ने निकाला ABC, ठीक है। तो 2,10,680, 1,07,120 और 42,200, ठीक है। अब ये पूरा टोटल कितना आएगा? दोनों साइड इक्वली आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा टोटल कितना है, 3,50,000 10,000 ऐड करके, ठीक है। तो बैंक में वैल्यू में कितना आया है और 60,000 ऐड हुआ है, तो 3,50,000 में 60,000 ऐड करने से 4,10,000 हो जाएगा, ठीक है। बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं, और इधर का भी 4,10,000 होना चाहिए, तो देख लेते हैं। हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4,10,000। तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का सिस्टम हो गया कि अगर हमें एसेट एंड लाइबिलिटीज का वैल्यू बुक वैल्यू में रखने बोले, या अनचेंज रखने बोले, या सेम रखने बोले, इस तरीके का लैंग्वेज दे दे, तो हमें पढ़ के समझ लेना है और उसके बाद हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 3 से फिर से स्टार्ट करेंगे। बाय मैम।